हरिशरणम बच्चों। शरणम महात्मन। आज की चर्चा का विषय क्या है बच्चों? स्टडी स्किल्स। स्टडी स्किल्स। कैसे पढ़ते हैं? तो आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ते हो जी। तो आप सभी स्टडी करते हो, लेकिन स्टडी स्किल्स सबके पास हो ज़रूरी नहीं है ना? जी। तो स्किल्स को सीख लेने से क्या होता है कि आप स्टडी में बहुत आगे पहुंच जाओगे, आपके नंबर अच्छे आने लगेंगे। इसलिए स्टडी स्किल्स की जब हम बात करेंगे तो हम इसको कई भागों में बांट के बात कर सकते हैं। एक भाग इसका है कैसे पढ़ते हैं, रीडिंग स्किल्स। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, कैसे समझते हैं चीज़ों को। पढ़ने मात्र से समझ में आ जाए बात ज़रूरी नहीं है ना? या पूरी बात समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं है। और अगर हमने समझ लिया तो ज़रूरी नहीं कि जो बातें हमें अवश्य याद रहनी चाहिए वो याद रहें। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले या हिस्ट्री के डेट्स, नाम नहीं, समस्या होती है इसमें याद रखने में। समझ तो गए थे, लेकिन याद बहुत सी बातें नहीं हैं जो हम बोल सकें। और तीसरी चीज़ है एग्जामिनेशन स्किल्स। परीक्षा कैसे दें कि इसमें नंबर उठें। तो ज्ञान अर्जित करना और परीक्षा में नंबर लाना, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। परीक्षा के लिए अलग तरीके से पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग तरीके से पढ़ते हैं। दोनों एक चीज़ नहीं है। तो कुछ लोग परीक्षा की चिंता नहीं करते और ज्ञान प्राप्ति की चिंता करते हैं। आप लोग विद्यार्थी हैं तो आपको दोनों ही चीज़ें देखने की ज़रूरत है। बड़ा आदमी बनना है, बड़ा विद्वान बनना है, बड़ा लेखक बनना है, बड़ा दार्शनिक बनना है, बड़ा वैज्ञानिक बनना है, तो आपको कोर्स की किताबें बहुत काम नहीं आएंगी, ये ध्यान रखिए। और परीक्षा में उस बड़े ज्ञान का उपयोग हो यह भी ज़रूरी नहीं है। परीक्षा में तो देखेगा शिक्षक कि आपको जो कोर्स में बताया गया है उसमें आप कितना याद किया, कितना समझा, उसका जवाब कैसा दिया आपने। और मैं एक बात आपको और बता दूं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, आप बड़े लोग बनने वाले हैं, आप लोग सामान्य लोग नहीं बनने वाले हैं। आपको यहाँ गुरुकुल में इसलिए नहीं लिया गया है कि आप परीक्षा में 90% नंबर लाएं और वो काफ़ी हो जाए, ऐसा नहीं है। तो जो ज्ञान चाहते हैं पढ़ने में, मैं स्टडी स्किल्स की बात कर रहा हूँ, तो जो ज्ञान के लिए पढ़ते हैं वो कोर्स की किताबों के अलावा बहुत सारी और किताबें भी पढ़ते हैं, जिसका कोई संबंध आपके कोर्स से नहीं होता है, उसका संबंध आपकी जिज्ञासा से होता है। ये कैसे होता है? आपको यूनिवर्स के बारे में जिज्ञासा है, यूनिवर्स कैसा है, कैसे इसका निर्माण हुआ, कितनी गैलेक्सीज हैं, आपस में टकराती हैं नहीं टकराती हैं, टकराने से क्या होता है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो मन में उठने चाहिए आपके, जो नहीं उठते हैं आपके मन में। क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि आपको बताया जाता है परीक्षा में ठीक करना है, वो पढ़ो, फालतू की चीज़ क्यों पढ़ते हो। लेकिन बड़ा ज्ञान कभी भी ऐसे प्राप्त नहीं होता है, वो जिज्ञासा से प्रेरित होता है। मन में जो उठा वो उसके पीछे लग गए। इसलिए आप दोनों चीज़ें सीखिए। परीक्षा में नंबर कैसे अच्छे लाते हैं एक, और दूसरा ज्ञान प्राप्त कैसे करते हैं, ये दो। तो ऐसी चीज़ें पढ़िए जो कोर्स से बाहर की हों। दुनिया के सबसे बड़े लेखकों के उपन्यास पढ़िए, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है मान लीजिए। उससे क्या होगा कि जब बड़े लोगों का चिंतन आप देखेंगे, उनकी शैली देखेंगे, तो आपका दिमाग भी उस स्तर का होने लगेगा। कल को आप भी बहुत बड़े लेखक बन सकते हैं। तो या तो बड़े विद्वान लोगों की संगति में रही, जो संभव नहीं आपके लिए है। कैसे संभव है? आसपास कोई इतना बड़ा विद्वान मिले तो रहें, समय दे तब तो। वो समय देता नहीं है, उसको अपने बहुत सारे काम रहते हैं। तो तरीका अच्छा क्या है कि हम उन बड़े लोगों की संगति में व्यक्तिगत रूप से रहने की अपेक्षा उनकी किताबें पढ़ें जो उन्होंने लिखा है। तो उससे क्या होगा कि हम उनके स्तर पर आने लग जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो ये ज्ञान की बात हुई। अब वो उससे आपको परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाता हूँ, छोटा सा, जिससे आपको लाभ होगा। मैं जब बीए की परीक्षा दे रहा था
तो मेरी ये आदत थी कि मैं कोई भी चैप्टर किसी भी विषय का छोड़ता नहीं था। सारे चैप्टर मैं एकदम ठीक ठाक रखता था समझ करके, ताकि किसी भी जगह से आ जाए तो मैं लिख सकूं, लक को दोष न दूं। मेरा लक ठीक नहीं था, जो पढ़ा वो आया नहीं, जो नहीं पढ़ा वो आ गया। ये लक की बात हुई ना कि हमने 10 प्रश्न पढ़े और उसी में से सारे आ गए या 5-6 आ गए उससे, तो लक मेरा बड़ा अच्छा था। एक गलती मुझसे उस साल हो गई थी कि मैं एक कवि भी था, लेखक भी था हिंदी का, तो मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया हिंदी साहित्य पर। मेरा हिंदी साहित्य एक विषय भी था, तो मैंने उसको आधा ही पढ़ा, आधा छोड़ दिया। बहुत सी चीज़ें और पढ़ता रहता था मैं। अब देखिए लक की बात देखिए कि उस वर्ष परीक्षा में वही सब प्रश्न आ गए जो मैंने कवर नहीं किए थे। अब क्या किया जाए? हमारे पास उपाय क्या था बताइए? या तो छोड़ दूं, फेल कर जाऊं, और नहीं तो कुछ करूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अंग्रेजी साहित्य का बहुत सारा आलोचनात्मक साहित्य पढ़ा हुआ था। टी.एस. इलियट बड़े उसके प्रसिद्ध समालोचक हैं, एज़रा पाउंड बहुत प्रसिद्ध समालोचक हैं। ऐसे ही बहुत लोगों को मैंने पढ़ा हुआ था जिसका संबंध मेरे कोर्स से नहीं था। मैंने क्या किया कि कुछ तो मैं जानता ही था हिंदी, जो पूछा था उन्होंने 25% जानता था मैं। मैंने 25% में ऐसा मिक्सचर बनाया टी.एस. इलियट, एज़रा पाउंड का, इन लोगों का कोट कर करके, यह मानते हुए कि अब तो मुझे 50% से अधिक नंबर नहीं आएंगे, लेकिन मुझे 77% नंबर आए हिंदी साहित्य में। साहित्य में जो नहीं आते, उस समय नहीं आते थे, अब तो 95% हर एवरेज लड़के को आ जाता है, 95%। उस समय बिल्कुल असंभव था ये। 60% का बहुत मतलब होता था। मुझे 77% नंबर आ गए, तो मैं बड़ा चकित हुआ कि आखिर ये हुआ कैसे। सबसे अधिक नंबर उसी में आए मुझे, हिंदी साहित्य में, जिसमें मैंने कम पढ़ा था और बाहर का ज्ञान लगा दिया था उसमें। तो मुझे पता चला बाद में कि किस व्यक्ति ने, परीक्षक ने उसको जांचा था कॉपी को। तो मैंने उनसे पूछा, उनका नाम था डॉक्टर गोपाल रॉय, कि सर आपने मुझे इतने नंबर दिए, यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट दे दिया आपने 77%। बोला आपका पेपर था क्या वो? उसमें लिखा तो रहता नहीं मेरा नाम, उसमें तो कुछ और लिखा रहता है ना, रोल नंबर वगैरह लिखा रहता है, नाम नहीं लिखा रहता कि हमको पहचान ले वो। तो मैंने पूछा आपने इतने नंबर दिए क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई नंबर इसलिए दिए क्योंकि आपने जो लिखा था वो किसी ने लिखा नहीं आज तक। हर आदमी लिखता है जो नॉर्मल बातें हैं, तो उसको नॉर्मल नंबर आना चाहिए। और यद्यपि आपने उस प्रश्न का जवाब तो कम ही दिया था, ज़्यादा कुछ और लिखा था, लेकिन वो कौन लिखता है? तो ऐसे परीक्षक भी मिल जाएंगे आपको जो बहुत खुश हो जाएंगे आपके विस्तृत ज्ञान से, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परीक्षा में अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। बहुत बड़ी परीक्षाओं में, मैं इंजीनियरिंग की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ खाली, या मेडिकल की परीक्षा की बात, वहाँ तो थोड़ा कुछ और ही होता है। ये आर्ट्स की परीक्षाएं जो होती हैं उसके बारे में कर रहा हूँ, हिस्ट्री है। और तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरह से पढ़िए। आप सिर्फ कोर्स का पढ़िएगा तो काम नहीं चलेगा, कोर्स से बाहर की किताबें ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कोर्स में बहुत कम चीज़ें प्रिस्क्राइब रहती हैं। बड़े बड़े जो ऑथर हैं, टॉल्स्टॉय हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, अलग अलग देशों के मैं कह रहा हूँ, टॉल्स्टॉय रूस के हैं, वर्जीनिया वुल्फ कहीं और की हैं, बर्ट्रैंड रसेल हैं, इमैनुअल कांट हैं, विटगेनस्टीन हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इनका नाम भी नहीं सुना है, हमारे प्रोफेसर्स ने भी नाम नहीं सुना है बहुत बार। कुछ का नाम सुना है, कुछ का नहीं सुना है, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा है। आपको इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, साहित्य में भी, दर्शन में भी, पूरे अलग अलग क्षेत्रों को, साइंस में पढ़िए, फिजिक्स में पढ़िए, कॉस्मोलॉजी में पढ़िए। उससे परीक्षा में आपको कभी बहुत लाभ हो भी सकता है ना। तो और ना भी लाभ हो बहुत परीक्षा में, तो आपको जीवन में बड़ा लाभ होगा, ये जान लीजिए। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, थोड़ा छोटी बातों पर हम आए अब, ऊंचे से उतर करके, कि कैसे सबसे समस्या होती है लोगों को याद करने में। नहीं, याद नहीं होता, भूल जाते हैं। देखिए, याद कौन सी चीज़ होती है और रहती है?
जिसमें हमारी रुचि होती है। आप देखेंगे कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा आपको जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन क्रिकेट बहुत पसंद करता है। वो उसको क्रिकेट के सारे स्टैटिस्टिक्स याद हैं, किस वर्ष कितने रन सुनील गावस्कर ने बनाए थे, ब्रायन लारा ने कितना रन बनाया, कब, उसका एवरेज क्या है लाइफ का, ब्रैडमैन ने कितना बनाया था, सचिन ने कितना बनाया, विराट ने कितना बनाया, रोहित शर्मा ने कितना बनाया, ये सब उसको एकदम कंठस्थ याद है कि किस दिन उसने कौन सा छक्का मारा, कितने छक्के मारे, सब याद है उसको। क्यों याद है? क्या उसकी मेमोरी की समस्या है? नहीं। लेकिन स्कोर्स की किताब का कुछ भी याद उसको नहीं है, क्योंकि उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मन लगता है। तो जिसमें मन लगेगा वो याद रहेगा। आपको ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष मिल जाएंगे जिनको पूरी फैमिली का बर्थडे और एनिवर्सरी याद रहता है, कभी नहीं चूकते उसमें। अरे आज इसका बर्थडे है, आज उसकी एनिवर्सरी है, सालों भर। आप सोचते हैं बड़े विद्वान व्यक्ति कि भाई आखिर याद होता कैसे है ये? तो उसका उसी में इंटरेस्ट है ना, इसलिए ऐसा होता है। तो इंटरेस्ट डेवलप कीजिएगा तो याद हो जाएगा। एक तो ये सिद्धांत है। दूसरा कि इंटरेस्ट तो है मेरे में, फिर भी पूरा संतोषजनक तरीके से याद नहीं होता है। तो इसका एक बहुत सरल तरीका होता है, बता दूं आपको मैं। घर में एक व्हाइट बोर्ड या एक ब्लैक बोर्ड रखिए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। तो उसमें क्या कीजिए कि आप जब कोई पढ़ते हैं किताब, तो अगर एक्टिव रीडिंग की आपने, तो उन शब्दों को आपने मार्क किया जो आपको नहीं आते हैं, हाईलाइट किया। उन डेट्स को आपने हाईलाइट किया। देखिए, हर डेट याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, दिमाग को क्लटर ना करिए। उन डेट्स को आपने हाईलाइट कर दिया। जो जगहों के नाम हैं, हिस्ट्री मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो जो जगह हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, उनका नाम याद करना है। और कुछ व्यक्तियों के नाम याद करने हैं, जो कुछ अजीबोगरीब नाम होते हैं, मान लीजिए होते हैं ऐसे बहुत सारे। ये आपने सिर्फ हाईलाइट कर लिया। अंग्रेजी पढ़ी तो शब्दों को हाईलाइट कर लिया जो नहीं जानते हैं आप। क्यों? है ना, क्योंकि शब्दों के बिना आप भाषा सीखेंगे कैसे? और शब्द कैसे पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाते हैं, लेकिन एक दोष दिखाई पड़ेगा उनमें, जो खाली पढ़ के याद करते हैं, जिनकी दूसरी भाषा है अंग्रेजी या तीसरी भाषा है, मदर टंग नहीं है। वो अंदाज से गेस करते हैं कि क्या इसका मीनिंग होगा, वो मीनिंग बहुत बार नहीं होता है। जैसे बोगस। अब बोगस लगता है बहुत बड़ी कोई चीज़ हो, बड़ा बोगस हॉल। एक सुना मैंने कहते हुए, बड़ा बोगस हॉल था। बोगस बड़े बेकार। लेकिन बोगस शब्द कैसा है? बहुत बड़ा नहीं, तो कहा बहुत बोगस हॉल था। ये तब होता है जब आप उसकी ध्वनि से कुछ अंदाजा लगा लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि उसको मार्क कर दीजिए, शर्माइए नहीं। कभी कभी आदमी अपने से भी शर्माता है, बता दूं आपको। कह रहे हमको आता नहीं है क्या, बहुत सुना है इसको, हम नहीं मार्क करेंगे। अपने से शर्मा रहा है, ध्यान रखिएगा। किससे शर्मा रहा है? शिक्षा में। शर्माइएगा तो शिक्षा नहीं मिलेगी। बड़ी निर्लजता लगती है शिक्षा प्राप्त करने में। लोग हंसते हैं, अरे ये भी नहीं जानता है, ये नहीं जानते, ठीक है जान लेंगे कल। आज तुम हम पे हंस रहे हो, कल हम तुम पे नहीं हंसेंगे। हम क्यों हंसेंगे भाई? हमको उससे क्या मतलब? हमको खुशी होगी, ज़्यादा बढ़ेगा वो तो उसको क्या कीजिए कि दिन में बहुत आप नहीं कर सकते, उसको विजुअल मेमोरी कहते हैं। विजुअल मेमोरी बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल मेमोरी होती है। आप याद कीजिए जीवन के बहुत प्राचीन इतिहास को अपने, जब आप बच्चे थे, आप अभी तो अभी भी बच्चे ही हैं, आप और बच्चे थे, तो आपको जो चीज़ें याद आएंगी वो इमेज के रूप में याद आएंगी, तस्वीर के रूप में नहीं। मेरी मम्मी बड़ी पिटाई कर रही है, याद हमको कैसे पिटा था है? हाथ में भीगा हुआ तौलिया था, तौलिए से थट लगा रही थी। मैंने क्या बदमाशी की थी ये भी मुझे याद है। ये विजुअल आती है दिमाग में ना, ये विजुअल जो है उसको विजुअल मेमोरी कहते हैं। तो विजुअल मेमोरी का प्रयोग कीजिए। क्या कीजिए कि उन 10 से 12 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को जो उस दिन आपने पढ़ा है, उससे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो लेसन पढ़ा उसमें से 10 चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर खड़े होके नोट कर लीजिए, दिखाई पड़े वो स्पष्ट रूप से, गंदे हैंडराइटिंग में नहीं। और उसको अलग से याद करने की उनको ज़रूरत नहीं आपको है।
आप आते जाते उठते बैठते खाते पीते देख लीजिए उनको एक बार गए तो थोड़ा सा देख लिया। टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो गया आपका, अलग से समय देना नहीं पड़ा। क्यों? देखिए ये ऐसा सूत्र मैंने दिया, करके देखिए आप 1 महीने में कितना आगे बढ़ जाते हैं। देखिए वो सब याद रहेगा आपको। शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र में भी विचित्र विचित्र नाम मिलेंगे आपको। वैदिक ऋषियों का नाम देखिए, सिकता निबावरी वैदिक ऋषिका का नाम है, सिकता निबावरी। ऐसा सुना कहीं आपने? अपाला, घोषा, ये सब नाम है। कुछ ऐसे नाम है जो जानते हैं, विश्वरूपा, ये नाम जानते हैं आप। लेकिन वो सिकता निबावरी आपको बिल्कुल नया नाम मिलेगा। लेकिन याद तो करना पड़ेगा उसको ना, आपको जानने के लिए। मान लीजिए ऐसे ही सहज याद नहीं होता है। बहुत लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, एक बार देखा याद हो गया वो, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। तो सिकता निबावरी लिख लीजिए, एक अच्छा सा नाम है तो लिख लीजिए उसको। तो इस तरह से अगर आप ब्लैक बोर्ड का यूज जीवन में शुरू कर देंगे, और बहुत सस्ता मिलता है बच्चों के लिए, बता दूं मैं आपको व्हाइट बोर्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इतने अमीर नहीं होते बच्चे हमारे यहाँ, इतने परिवार सभी अमीर नहीं होते। आप एक रोलिंग बोर्ड खरीद लीजिए, वो काले रंग का जो मिलता है, वो 20 रुपये में मिलता है, वो 25 रुपये में मिलता है। पहले 10 रुपये में मिलता था, अब शायद 30 भी हो गया हो। तो उतना पैसा पिताजी आपके स्पेयर कर देंगे। नहीं कर देखते हैं कि बच्चा कर रहा है तो कर देते हैं उसको। एक बोर्ड को लटका लीजिए कम से कम आप। और मैं तो ये करता था कि मैं जिस समय खाने बैठता था उस समय का प्रयोग ऐसे करता था। खाने बैठा हूं तो खा रहा हूं, खाने का स्वाद भी ऐसा नहीं कि नहीं लेता था भाई, ऐसा लेता था। सामने बोर्ड रखा हुआ है मेरे, तो मैं खा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ उसको, फिर खाया, फिर थोड़ा देखा। टाइम बर्बाद क्यों करें? टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। टाइम का मैनेजमेंट करना है। एक दिन इस पर बातें करते हैं कैसे मैनेज करते हैं टाइम को, है ना। तो ये मेमोरी का तरीका हुआ। और उसके बाद एक तरीका है मेमोरी को ठीक करने का कि आपने जो किताब उठाई, शुरू में मैं कहूँगा जो भी किताब, उपन्यास भी हो तो वो भी, आप एक्टिव रीडिंग करिए। एक्टिव रीडिंग और पैसिव रीडिंग में क्या फ़र्क होती है? पढ़ने का तरीका स्टडीज़ के लिए, एक्टिव रीडिंग वो होती है जो आप दिमाग लगा के पढ़ते हैं। और दिमाग तो भटकने वाली चीज़ जानते हैं आप। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते हैं। क्या श्लोक अर्जुन ने क्या कहा था? असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहंचलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन बड़ा चंचल है, लेकिन मन को डील करने के तरीके सीखने चाहिए अपने मन को भी। लड़का कोई बहुत जिद कर रहा है, लड़की हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए दादू, हमको ये चाहिए नानू, ये ला दो वो ला दो। अब लगी हुई है पीछे फिर लगी हुई है, तो क्या करते हैं, कोई दूसरी चीज़ मेंशन करते हैं। अरे तुम्हारा दोस्त वो अयान कहाँ है? तो उसमें भूल जाएगी, मन भूल जाएगा उसका क्या मांग रहे थे। वो अयान के बारे में बात होने लगेगी। हाँ यहीं तो रहता है, बगल में रहता है, उस पर बात कर लो, भूल गई वो। उसी तरीके से मन को बहलाते हैं अपने। एक्टिव रीडिंग क्या है? मन को फोकस करने का तरीका है। किताब लीजिए तो या तो पढ़ जाइए उसको यहाँ से वहाँ तक, बीच में 10 बार मन यहाँ से वहाँ जाएगा। अरे वो मनप्रीत ने कल फला काम कर दिया था, फिर दिमाग आया प्रिंस ने ये कर दिया था, अरे मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी की तबीयत खराब है। वो सब चीज़ उसी में चल रहा है, पढ़ भी रहे हैं, उधर भी दिमाग जा रहा है, फिर आ रहा है। ऐसा नहीं करके हाथ में हाइलाइटर लीजिए या पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है, आपकी प्रेफरेंस है। स्केच पेन लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि सिखाते हैं लोग कि विद्या है, इसको गंदा मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे विद्या है तो विद्या का प्रयोग नहीं करेंगे हम गंदा कहाँ कर रहे हैं, तो मार्क कर रहे हैं इसको, ये समझिए ज़रूरी होता है। तो उसको हाईलाइट कीजिए कि हमको ये शब्द याद नहीं आता है, ये देखेंगे, फिर देखो। उसके बाद वही एक्टिव रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ वर्ड को मार्क नहीं करते हैं। एक्टिव रीडिंग में आपको प्रश्न पूछने होते हैं कि ये तो समझ में बात नहीं आई, क्या मतलब इसका हुआ, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया किताब में। फिर कहीं देखा कि ऑथर ने तो गलत लिखा है। देखिए किताब छपने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही है उसमें, ध्यान रखिएगा। ये आप में होना चाहिए कि आप उसको पकड़िए, अगर स्पष्ट है गलत तो काट दीजिए उसको, गलत है ये, और बाद में उसको वेरीफाई कीजिए या डबल क्वेश्चन मार्क दे दीजिए उसमें कि गलत, ऐसे भी काट दीजिए और क्वेश्चन मार्क भी दे दीजिए कि गलत तो कहीं नहीं है ये है। फिर उस पर कॉमेंट कीजिए कहीं कहीं इसमें क्या इशू है,
क्या पूछना चाहता हूँ, बगल में किताब में लिखिए। इसको कहते हैं एक्टिव रीडिंग। ऐसे कीजिएगा तो मन फंसा रहेगा उसमें, आपका मन अटक गया वहाँ पे, कभी लिख रहे हैं कभी क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर ऐसे पढ़िएगा तो नहीं होगा वो। तो इसको एक्टिव रीडिंग करते हैं, इससे मेमोरी में जाती हैं चीज़ें, याद रखिए। मेमोरी का एक एड है ये एक्टिव रीडिंग, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जीवन भर और सारे दिन आप एक्टिव रीडिंग ही करते रहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी तो आनंद भी आना चाहिए ना पढ़ने का। इसमें दिमाग लगाने में उतना आनंद नहीं आता है, ये थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है लगाने में। तो एक्टिव रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका विपरीत है पैसिव रीडिंग, यानी पढ़ते चले गए, याद हुआ नहीं हुआ, समझे नहीं समझे, कुछ तो समझ में आएगी ये बात निश्चित रूप से। ये कहते हैं प्लेजर रीडिंग। प्लेजर रीडिंग क्या होती है? जो आनंद के लिए पढ़ा जाता है, ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान उसका बाई प्रोडक्ट है, ज्ञान भी होता है लेकिन वो उसका मुख्य फोकस ज्ञान नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो प्लेजर रीडिंग हो गया। तो ये तरीके हैं मेमोरी के। और एक बहुत अच्छा तरीका और मेमोरी का है जो सबसे अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग मेमोरी दोनों मिला करके। वो क्या है कि जो भी पढ़िए उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए, क्या क्या पढ़ा मैंने। और नोट बनाने में जो हम लोग किया करते थे कि एक पुस्तक को पढ़ के नोट नहीं बनाना चाहिए कभी भी। एक पुस्तक को पढ़ के नोट नहीं बनाना चाहिए। नोट जो बनाए परीक्षा के लिए आप, या ऐसे भी उसमें कई स्रोतों को रेफर करें। एनसाइक्लोपीडिया भी देखें। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती है आपको। उसमें सबसे अच्छी एनसाइक्लोपीडिया जो मानी जाती है वो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। बहुत अच्छा उसका रहा है और करीब 30-32 वॉल्यूम में आती है, मोटी मोटी। आपने देखा होगा लाइब्रेरी में हमारे है, लेकिन वो अब प्रिंट होनी बंद हो गई है क्योंकि नेट आ गई। तो वही चीज़ नेट पे आ गया है। उसमें एक पोर्शन फ्री है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसमें ब्रिटानिका लिख दीजिए लास्ट में, तो ब्रिटानिका की वो चीज़ चली जाएगी, उसमें आपको मिलेगा। उसमें जो लिखते हैं वो लोग नोबेल लॉरिएट्स हैं, वो लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान लिखते हैं, कई लोग रिव्यू करते हैं। तो आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी जो अप्रामाणिक हो जनरली। तो ब्रिटानिका से ज़रूर रेफ़र किया कीजिए। अगर अंग्रेज़ी आती है तो अंग्रेज़ी आनी चाहिए आपको। और उसके बाद एक ऐसी चीज़ निकल गई है जो है विकिपीडिया। उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, उसको ज़रूर देखिए कि उसमें क्या, जियोग्राफी किसी भी चीज़ पे मिल जाएगा उसमें आपका। जियोग्राफी हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, कुछ भी है, मिल जाएगा आपको उसमें। तो उसको आप ज़रूर देखिए। और ये सब देखने के बाद, अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के बाद, इन सबों को मिला के एक नोट्स बनाइए, ठीक है ना। वो जो बनाएंगे आप नोट्स, तो आपके दिमाग में चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग प्रमोट हो जाएगी। बहुत दिमाग फोकस्ड हो जाता है नोट्स बनाने में, दिमाग चलने लगता है कि वहाँ क्या लिखा था, ऐसे था वैसे। तो एक हाथी को आप कई एंगल से देख रहे हैं ना, तो किसी विषय को आप कई एंगल से देख रहे हैं, 360 डिग्रीज। इधर विकिपीडिया, उधर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इधर आपकी किताब, इधर दूसरे ऑथर की किताब। ये पढ़ने से क्या है, दिमाग में मेमोरी भी आपकी ठीक हो जाती है, याद हो जाती हैं चीज़ें, दिमाग से निकलती नहीं। और साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग पुष्ट होती है, समझदारी बढ़ती है। क्योंकि दिमाग का काम सिर्फ कोई स्टोर रूम दिमाग नहीं है ना, कि सारे फैक्ट्स उठा के डाल दिए उसमें, फैक्ट्स, तथ्य, बल्कि उन तथ्यों में आपस का संबंध क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ होती है ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग होती क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर सकें और कॉन्ट्रास्ट कर सकें, तुलना कर सकें, और दोनों का फ़र्क आपस में क्या है समझ सकें। एक तो ये। दूसरा कि जितने भी फैक्ट्स आपके दिमाग में हैं चारों तरफ, टुकड़े अलग अलग ज्ञान के, जिसको सूचना कहते हैं, सूचना। ज्ञान और सूचना में फ़र्क होता है। ज्ञान वो भी ज्ञान का एक अंश है, लेकिन थोड़ा ज्ञान का अलग प्रयोग यहाँ हो रहा है, समझदारी के अर्थ में हो रहा है। तो जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, लिटरेचर की, साइंस की, इधर उधर से, वो सब मिला करके जो आप एक दूसरे से रिलेट कीजिए कि कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, वो आपस में क्या संबंध है, अंतर संबंध उनका है, इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। उनके कारण क्या है ये समझिए, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। उनके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, परिणाम क्या है, इसको ये अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो
ये एक होता है, हर आदमी का मेंटल यूनिवर्स अलग अलग होता है, मानसिक ब्रह्मांड अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि कोई फिजिसिस्ट है, तो दुनिया में असंख्य चीज़ें हैं जिसको आपस में रिलेट कर सकता है वो, लेकिन वो सबको क्यों करेगा, सब में उसकी रुचि नहीं है। तो फिज़िक्स का जो वर्ल्ड है उसमें जो डिफरेंट अलग अलग थियरीज आ रही हैं, अलग अलग फैक्ट्स आ रहे हैं, उन पर एक दूसरे से मिला के चिंतन करता है कि आपस में इनका कहाँ कनेक्शन है। नहीं, वो समझदारी हो जाती है। कोई हिस्ट्री को लीजिए, कोई युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, मान लीजिए वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, अब आपने याद कर लिया कि किसके किसके बीच में हुआ, कब हुआ, किसकी सेना कितनी मरी, कौन कौन से वेपन्स का प्रयोग हुआ, सब कर लिया आपने, है ना। अब आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो वर्ल्ड वॉर 1 भी तो हुआ था। दोनों में क्या फ़र्क था, दोनों के कारणों में क्या फ़र्क था, दोनों के परिणामों में क्या फ़र्क था। अब एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं आप, तो दोनों की समझदारी आपकी बढ़ रही है। फिर जो हिस्टोरियन होता है वो क्या करता है, वो इससे भी पीछे जाता है, इसके पहले भी बहुत बड़ा वॉर हुआ था, उसके पहले भी बहुत बड़ा वॉर हुआ था, महाभारत भी हुआ था, आखिर इन युद्ध होते क्यों हैं, किस लिए होते हैं, ये एनालाइज करने लगता है। तो आप फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में चले जाते हैं। बड़े जो हिस्टोरियंस हुए हैं टॉयनबी की तरह, उन लोगों ने इन चीज़ों को देखा है कि कौन सी सिविलाइजेशन क्यों उठी और क्यों गिरी। वो सिर्फ एक सिविलाइजेशन को नहीं देख रहा है। तो इसलिए इसकी जो एनालिसिस है वो फिजिसिस्ट अलग तरीके से करेगा, फिलोसफर अलग तरीके से करेगा, उसी में अच्छा काव्य लिखा जाएगा, कविता लिखी जाएगी। तो ये सब मिला के अंडरस्टैंडिंग होती है। क्लियर हुआ आप लोगों को कुछ? जी महात्मा। मैंने एक मोटे तौर पर, जैसे ड्रोन से दिखाते हैं पूरा एरिया, वैसे तुमको दिखला दिया मैंने कि मेमोरी क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है ना। एग्जामिनेशन स्किल्स मैंने डिस्कस नहीं किया, बहुत लंबा हो जाएगा, किसी और दिन बात करेंगे इस पर, एग्जामिनेशन स्किल्स पर। क्यों? जी महात्मा। कैसे एग्जामिनेशन में बढ़िया करते हैं वो भी जानना ज़रूरी तुम लोगों के लिए है। तो अब सवाल है, पूछो।